हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनायक वेयर शार्प माइंड्स ग्रो शार्पर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्ट की जिसने ब्रिटिश शासन को भारत पर और मजबूती से स्थापित किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट की ऐसा पहला एक्ट है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल दिया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड के उद्देश्य से आई थी, अब उसका शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में पूरी तरह से मजबूती के साथ स्थापित कर लिया था। और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित होना और ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बहुत सारे इश्यूज थे, जिसमें से एक था करप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बहुत तरह तरह के करप्शन होते थे। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान थी और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाना चाहती थी और अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स यहाँ पे भारत में लागू करना चाहती थी। तो इसी के तहत उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाया था, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो इस पिट्स इंडिया एक्ट को बनाने के पीछे या जिनका हाथ है। तो इनमें से पहला नाम आता है, वो है विलियम पिट का। विलियम पिट जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। और इसमें दूसरा प्रोमिनेंट नेम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1780 के दशक में जो ब्रिटिश पब्लिक थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहे बहुत ज़्यादा करप्शन से बहुत ज़्यादा गुस्सा और परेशान थी। तो इसी के साथ साथ भारत से लगातार आ रही फैमाइन्स, लूट और तरह तरह अन्य युद्धों की खबरें ब्रिटेन में चर्चा का विषय बनी हुई थी। और इसी के साथ साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स में भी एक कहासुनी या बहस या फिर मनमुटाव चल रहा था, जिसका पूरा टोटल सम मिला करके एक रिजल्ट निकला जो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आइए बात करते हैं अब इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। तो इसका सबसे पहला प्रोविज़न है, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया जो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखेगा या उसकी निगरानी करेगा। दूसरा, कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को डायरेक्टर के अधीन कर दिया गया था। तीसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और भी बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। उस पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और अधिक पावर्स मिल चुकी थी या मिल गई थी। इसमें चौथा प्रोविज़न है, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी वो बंगाल के अंदर या बंगाल के कंट्रोल में कर दी गई थी। तो आइए अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के आउटकम्स के बारे में। तो पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद डुअल कंट्रोल जो है भारत पे लगा दिया गया था। दूसरा, गवर्नर जनरल को और भी बहुत सारी पावर्स दे दी गई थी, जिससे उसका कंट्रोल भारत पे और ज़्यादा बढ़ गया था। और तीसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाए बिना ही भारत पर अपना संपूर्ण कब्जा कर लिया था। और चौथा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक्वायर्ड टेरिटरीज थी उसको अब ब्रिटिश पोजेशन कहा जाएगा। मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनीज की टेरिटरीज अब नहीं रही हैं, बल्कि वो ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज बन चुकी हैं। इस प्रोविज़न में ये बताया गया था। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में। तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि इसने बता दिया था कि कैसे ट्रेड और एम्पायर दोनों एक साथ चलाया जा सकता है। इसी के साथ साथ पिट्स इंडिया एक्ट ने एक फाउंडेशन का काम किया था, जिससे बाद में ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में रूल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। तीसरा, इसने एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपनाया था जो बाद में आगे चल करके सिविल सर्विसेज एक्ट या इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बना था। तो आइए अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के कंक्लूजन के बारे में। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाए बिना ही भारत पर अपना कब्जा धीरे धीरे और मजबूत कर लिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ब्रेनियक्स।